हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। क्लास 12 के टर्म 1 फिजिक्स के इस सेकेंड लेक्चर में आप सबों का बहुत स्वागत है। अरिहंत के मॉडल सेट से अभी सारा लेक्चर जो भी है वो डिस्कस करा जा रहा है। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर चार्ज एंड फील्ड का शुरू का 12 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। 12 क्वेश्चन 13 से अभी डिस्कस करेंगे, फटाफट से देखेंगे 15-20 मिनट में कितने क्वेश्चन डील हो पा रहे हैं। और इस चैनल पे जो भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे बेनिफिटेड हो जाए, क्योंकि बस 1 से 2 दिन में 12th का डेट शीट आने वाला है टर्म फर्स्ट का, जो कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा। तो अब यहाँ से पढ़ाई सीरियसली स्टार्ट कर दें। हम अपने तरफ से जितना हो सकता है हेल्प करने के लिए खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। 2 point चार्ज प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स F। दो चार्ज है, मान लो कुछ भी है, Q1 Q2, R डिस्टेंस एयर में रखा हुआ है, तब इसके बीच कुछ फोर्स लग रहा है F, कुछ फोर्स F। ये फोर्स कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा अच्छा देन द डिस्टेंस R डैश at which this charge will exert the same force in a medium of dielectric constant K is given by। अभी ये R पर रखे हैं तो कुछ फोर्स F लग रहा है एयर में। अब सेम चार्ज पार्टिकल को हम किसी मीडियम में डाल दिए, Q1 Q2। अब किसी नया डिस्टेंस R डैश पर कह रहा है कि हम रख करके एक ऐसा मीडियम जहाँ पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, कुछ फोर्स निकाल रहे हैं और उस फोर्स का वैल्यू वही आ रहा है जो पहले वाले केस में था। तो अब जब डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिए तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के साथ गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होता है एप्सिलॉन का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कह रहा कि हमें एफ डैश का वैल्यू वही चाहिए जो F है, तो उसके लिए सेपरेशन कितना करना पड़ेगा? तो F के जगह पर डाल दीजिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इज इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R डैश का स्क्वायर। R डैश का Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R स्क्वायर इज इक्वस टू 1 बाई K इंटू R डैश का स्क्वायर। हमें R डैश चाहिए, R डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? R डैश का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर बाई K। तो यहाँ से आप R डैश निकाल देंगे, ओवर रूट R बाई ओवर रूट K, R बाई ओवर रूट K, ऑप्शन नंबर सी। इतना डिस्टेंस R का ओवर रूट K टाइम्स डिवाइड में नया डिस्टेंस बन करके आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट A हैज चार्ज -2 माइक्रोकूलम एंड ऑब्जेक्ट B हैज अ चार्ज ऑफ +6 माइक्रोकूलम। दो ऑब्जेक्ट है, एक पे चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, दूसरा पे चार्ज है +6 माइक्रोकूलम। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फिर से यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं अगर सही से कंसेप्ट ना हो तो। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते हो कि दो ऑब्जेक्ट, मान लो कि A और B, चार्ज कुछ भी हो Q1 Q2, जितना से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो उतना ही से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अगर रिपल्सिव है तो जितना से ये इसको रिपेल करेगा उतना ही से ये इसको रिपेल करेगा। मीन्स हमेशा फोर्स ऑन A बाई B और फोर्स ऑन B बाई A इक्वल होंगे, डायरेक्शन उल्टा है तो निगेटिव के साथ। कोई मैटर नहीं करता कि किस पर कितना चार्ज है, चार्ज के हिसाब से फोर्स ऑटोमेटिक डिफाइंड हो जाएंगे। एक पे चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, एक पे चार्ज है +6 माइक्रोकूलम। कोई मैटर नहीं करता है जितना फोर्स है, चूँकि प्लस माइनस का चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा, जितना से ये इसको खींचेगा उतना ही से ये इसको खींचेंगे। हमेशा न्यूटन्स का थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो फोर्स ऑन A बाई B इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन B बाई A, ऑप्शन नंबर सेकेंड। फोर्स ऑन A बाई B इक्वल्स होगा माइनस टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन B बाई A, इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। ये मत दिमाग लगा लेंगे कि फोर्स चार्ज 2 गुना है 3 गुना है तो फोर्स भी उस हिसाब से बढ़ेंगे। दोनों पे फोर्स हमेशा इक्वल लगेगा, जितना से ये इसको खींच रहा है उतना ही से ये इसको खींच रहे हैं। सेम लाइक
ग्रेविटेशन में जितना से एक एप्पल अर्थ को खींच रहा है उतना ही फोर्स से अर्थ भी एप्पल को खींच रहा है। लेकिन मूवमेंट एप्पल का हो रहा है क्योंकि एप्पल हल्का है बनिस्बत टू अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम are placed in air at the corner A, B, C respectively of an equilateral triangle। अच्छा, पहले आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो। इसके तीनों कॉर्नर पे 3 अलग अलग चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। A पर चार्ज है, वो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। यहाँ पर जो चार्ज है ये है 1 माइक्रोकूलम। बी पर चार्ज है यह है -1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम। और सी पे जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम। सी का चार्ज है यह है 2 माइक्रोकूलम। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। एल, जहाँ पर एल का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी। सी पॉइंट पर पड़े हुए चार्ज का आप रिजल्टेंट फोर्स निकालो सी पर। अब यहाँ पर चार्ज सी पर डाल के फोर्स निकलवा रहा है, इसके लिए हमें पहले नेचर चेक करना पड़ेगा, किस पे अट्रैक्टिव किस पे रिपल्सिव, फोर्स का डायरेक्शन खोजना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ एक लाइन पे तो फोर्स है नहीं कि हम लाइन पे जा करके डिस्कस कर लेंगे। ए और सी में देखो चार्ज का नेचर कैसा है, सेम नेचर के चार्ज है। सी को ए क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स ऑन सी बाई ए। ए सी को क्या देगा, रिपल्सन देगा, सारा फोर्स सी पर मांग रहा है। फिर देखो बी और सी का चार्ज एक दूसरे का निगेटिव है, अट्रैक्शन करेगा, सी को बी अपने तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन सी बाई बी। अगर ये 60 डिग्री है तो ये फोर्स 120 डिग्री पर लगेगा। यहाँ भी चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 और 1 है, यहाँ भी चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 और 1 है। सेपरेशन यहाँ भी L है, सेपरेशन यहाँ भी L है। तो मैग्नीट्यूड में जो फोर्स C पर A का होगा वही फोर्स C पर B का होगा। क्यों, चार्ज का नेचर तो देख करके हमने डायरेक्शन चेक कर लिया, एक 2 और 1 का चार्ज है, फिर 2 और 1 का चार्ज है, सेपरेशन भी सेम है, फोर्स सेम आएगा। ये फोर्स कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो भी फोर्स होगा निकल जाएगा। एक चीज़ और, ये दोनों फोर्स सेम है। आप वेक्टर में एक और चीज़ पढ़े हो, 2 वेक्टर A दूसरा एक और वेक्टर B, अगर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर 120 डिग्री पर एक्ट होते हैं तो रिजल्टेंट भी उतना ही रह जाता है जितना कि पार्टिकुलर वेक्टर था। कैसे, वो भी साइड से देख लो। यहाँ अगर दोनों A और A वेक्टर है तो रिजल्ट कैसे निकालोगे, ओवर रूट A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू cos 120 माइनस 1/2, हाफ से हाफ साफ हो गया। A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर का ओवर रूट वापस से क्या निकल के आ जाएगा, A। मीन्स 2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है 120 पर एक्ट करता है तो रिजल्ट भी उतना ही आएगा। मेरे पास 2 फोर्स है CA CB सेम वैल्यू के 120 डिग्री पर, तो रिजल्ट भी उतना ही हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स भी उतना ही निकलेगा जितना कि ये पार्टिकुलर फोर्स है। कारण क्या है, फोर्स सेम है और एंगल 120 डिग्री है। जो तुम्हारा इसका सॉल्यूशन होगा वही आंसर होगा। 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, 2 गुने 10 पावर -6, दूसरा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10 पावर -6, बाई सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, 0.1 का स्क्वायर करोगे 10 टू द पावर -2 हो जाएंगे। -2 यहाँ जाके +2 कर देगा। 9 इंटू 2 इंटू 10 पावर 11 और -6 12, 18 इंटू 10 पावर -1 बोले तो 1.8 न्यूटन। हर एक फोर्स 1.8 न्यूटन आ रहा है। 120 डिग्री पर एक्ट होने के कारण रिजल्ट फोर्स भी 1.8 न्यूटन ही रह जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
द फोर्स बिटवीन टू चार्ज 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन. इफ ईच चार्ज इज मूव्ड टुवार्ड्स ईच अदर बाय 0.4 मीटर देन फोर्स बिटवीन देम विल बी. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बट बढ़िया क्वेश्चन. मेरे पास दो चार्ज है, कितना वैल्यू का है पता नहीं, मान लो Q1 वैल्यू का है, Q2 वैल्यू का है, आपस में 6 सेंटीमीटर पर जब अपार्ट है तो यहाँ फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन. कह रहा है कि दोनों को खसका करके 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ले आए. दोनों को खसका करके हम कहाँ ले गए? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर. वही चार्ज Q1 Q2. तो अब का फोर्स कितना होगा? इस दोनों केस में हमने क्या करा? चार्ज डिस्कस करा. कितना चार्ज था? सेम चार्ज थे. वैरी क्या कर रहा है? केवल सेपरेशन. F क्या जानते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. चार्ज सेम है, ये कांस्टेंट होता है. F प्रोपोर्शनल किसके जा रहा है? 1/r स्क्वायर. F प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर जा रहा है, मतलब अगर हमें निकालना हो सेकेंड केस का फोर्स बाय फर्स्ट केस का फोर्स तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस का डिस्टेंस बाय सेकेंड केस के डिस्टेंस का स्क्वायर. सेकेंड केस का फोर्स अपने को मांग रहा है. फर्स्ट केस में फोर्स 5 न्यूटन था. पहले केस का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, बाद का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो जा रहा है. सेंटीमीटर में है, रेशियो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर कर दो. 2 3 F2 कितना हो जाएगा? 5 गुने 9/4. 9 × 5 = 45/4. F2 45/4 बोले तो 11 चौका 44, 1 11 चौका 44, 1 10, 9 21 9, वही चलेगा 11.1111. उसी आसपास का कोई ऑप्शन है क्या? 11.25. 9 × 5 = 45, 11 चौका 44, 4 2 और यहाँ पर 5, 11.25 न्यूटन. एक ऑप्शन दिख रखा है, बी ऑप्शन. एक्चुअली यहाँ पर जो थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करा है ना, लैंग्वेज में थोड़ा सा गलती करा है. यहाँ करा कि इफ़ ईच चार्ज इज मूव्ड टुवार्ड्स ईच अदर बाय 4 सेंटीमीटर. क्वेश्चन का मतलब वो कहना चाह रहा है कि खसका के हम ला दिए हैं 4 सेंटीमीटर पर, बट लैंग्वेज ऐसा मेंशन कर दिया है कि लग रहा है कि दोनों को हम 4-4 सेंटीमीटर खसका दिए हैं. 4-4 सेंटीमीटर नहीं खसकाए हैं, 6 सेंटीमीटर पर था, खसका के 4 सेंटीमीटर पर ला दिए हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ चार्ज बॉडी बिकम्स हाफ. किसी बॉडी पर चार्ज अगर हम आधा कर देंगे तो फील्ड क्या हो जाएगा? फील्ड का आप क्या जानते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r स्क्वायर. सेम डिस्टेंस के लिए अगर हम डिस्कस करें, चार्ज को आधा करेंगे, फील्ड क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएंगे. फील्ड भी हाफ हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोर्स exerted by a uniform electric field on a electron having mass me and proton having mass mp are represented as fe and fp. then कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जानते हो कि दोनों पे चार्ज सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो कि मेरे पास एक ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ है. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन भी है और एक प्रोटॉन भी है. इसका मास me है, इसका मास mp है. इस पे जो फोर्स जो भी लग रहा हो Fe है, इसका फोर्स Fp है. तो Fe और Fp में क्या रिलेशन होगा? तो आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में F होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, एक पर नेगेटिव एक पे पॉजिटिव. चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का फोर्स और प्रोटॉन का फोर्स सेम होगा, डायरेक्शन उल्टे होंगे. मास का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई मतलब नहीं होता है. मास देकर के आपको बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़ नहीं बनिएगा. Fe और Fp दोनों बराबर होंगे. 19. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्राम शोन बिलो. कुछ डायग्राम दिखा रखा है. अच्छा, ये भी क्वेश्चन डिस्कस करने लायक अच्छा है. आपके पास इस टाइप कुछ क्वेश्चंस दे रखा है. ऐसा क्वेश्चंस आप बहुत बार करे हो. ये ऐसे दिखाने का कोशिश कर रहा, मतलब धीरे धीरे इसको ये टेढ़ा कर रखा है.
एक लोकेशन यहाँ पर दिया हुआ ऐसे करके P बाहर में, और फिर इस जगह एक डाला हुआ है ऐसे, एक और वैसा ही कुछ एरिया डाल करके Q। फिगर कुछ ऐसा दिखा रखा है कि दोनों का एरिया सेम है, ये लोकेशन P है और ये लोकेशन Q है। इसमें ऑप्शन कुछ अब टटोलवा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखा रहा है। यहाँ फील्ड लाइंस फील्ड डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ फील्ड डेंसिटी कम है, धीरे धीरे वो फैल रहा है। अब ये सब के सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहे हैं सेम पोटेंशियल के, मतलब ये इक्वी पोटेंशियल लाइन है, मतलब सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम बना हुआ है। E जानते हो dV/dr या फिर डेल्टा V/डेल्टा r, सबके बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम है, तो जहाँ सेपरेशन कम होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ पर सेपरेशन कम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, मतलब E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे नज़दीक लाइन किस रीजन में है, P रीजन में, तो P रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, Q रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड कम होंगे। ये तो एक इस तरीके का डिस्कशन कर लिए। दूसरा डिस्कशन आप फील्ड लाइन से भी कर सकते हो। सेम एरिया में यहाँ देखो, चूंकि नज़दीक है तो क्या होगा, ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, यहाँ दूर है कम फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे। जहाँ फील्ड लाइन ज़्यादा क्रॉस कर रहा है स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जहाँ फील्ड लाइंस कम क्रॉस कर रहे हैं स्ट्रेंथ कम होंगे, मतलब P का स्ट्रेंथ Q से ज़्यादा होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P इज लेस देन Q, बिल्कुल नहीं। फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P एंड Q आर सेम, बिल्कुल नहीं। फील्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग एट P एंड लेस स्ट्रॉन्ग एट Q, सही बात है, यही ऑप्शन सही निकल गया। आगे अब क्यों पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट कह रहा है टू अनलाइक चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड Q, दो अनलाइक चार्ज है, मतलब एक प्लस और एक माइनस, बढ़िया है, डाल दीजिए। दो चार्ज है, एक प्लस Q और एक माइनस Q। टू अनलाइक चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस D। इसके बीच का सेपरेशन कितना है, D, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेज, इसके जस्ट बीचों बीच, मतलब इधर से D/2 और इधर से D/2, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। अब गौर से देखेंगे, अगर दोनों चार्ज प्लस होता, जानते हो प्लस चार्ज का फील्ड लाइंस आउटवर्ड होता है और माइनस चार्ज का फील्ड लाइंस अंदर होता है, मतलब अगर दोनों चार्ज प्लस होते तो इसके कारण इसका फील्ड बाहर और इसके कारण इसका फील्ड बाहर, कैंसल आउट करके वैल्यू कर देते 0। लेकिन एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज माइनस है, तो प्लस वाले का फील्ड लाइंस बाहर और माइनस वाले का फील्ड लाइंस अंदर, मतलब कुल मिला के दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ एड अप हो जाएंगे। प्लस चार्ज फील्ड लाइंस आउटवर्ड, माइनस चार्ज फील्ड लाइंस इनवर्ड, दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। D/2 डिस्टेंस, तो अगर इस पर हम नेट फील्ड निकाले ई नेट, तो क्या करेंगे, इसका भी फील्ड और इसका भी फील्ड, दोनों का फील्ड जुट जाएगा। क्यों, डायरेक्शन सेम है। 0 डिग्री पर दो वेक्टर सिंपली ऐड हो जाता है। अब दोनों एक का निकाल करके दोगुना कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई सेपरेशन D/2 का स्क्वायर, और इतना ही फील्ड ये भी शो करेगा, मतलब रिजल्ट कर दो डबल टाइम्स। सेम डिस्टेंस है, सेम चार्ज है, एक निगेटिव के कारण इनवर्ड, एक पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड, दोनों डायरेक्शन सेम हो जा रहा है, रिजल्ट दोगुना बन जाएगा। 2 2 या 4, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 2 या 4, 2 या 8, 8 ऊपर चल जाएगा, 8Q/D²। कोई ऑप्शन ऐसा है क्या, देखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q/D², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q/D², ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 20 मिनट का वीडियो बन चुका है, जो भी अब नेक्स्ट वीडियो होंगे इससे आगे करेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही आप कंटिन्यूस चैनल पर बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। A to Z सारा सोल्यूशन आपको मिलेगा विथ एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एकदम देहाती लैंग्वेज, पूरा फीलिंग्स के साथ पढ़ा रहे हैं, मज़ा आएगा। ओके बाय, धन्यवाद, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।